D drive, HD docs, 12 to 130, July Super Globals. ठीक है, 12 to 130. ठीक है. वेक, हिमांशु, माही एंड हिमानी, बस 3 लोग रह गए. बस 3 स्टूडेंट मिसिंग है, बाकी सब लोग आ चुके हैं. तो लास्ट आई थिंक हम लोगों ने यहाँ तक का पार्ट अपना कंप्लीट किया था इसके अंदर. अभी इसमें हमारा रहता है पोस्ट वाला पार्ट. पोस्ट वाली फाइल का नेम चेक करिए. post.php. यहाँ से शुरू करते हैं.
चलिए, सो PHP सुपर ग्लोबल्स में लोग देख रहे हैं पोस्ट कंटेन्स एन एरे ऑफ वेरिएबल रिसीव्ड बाय द HTTP पोस्ट मेथड। तो यानी कि जब भी आप कोई डेटा पोस्ट करते हो तो पोस्ट मेथड के एरे में जाता है। There are two main ways to send variables via the HTTP post method. One is HTML form and other way is JavaScript HTTP request, जिसको हम बोलते हैं AJAX, जिसकी फुल फॉर्म होती है Asynchronous JavaScript XML। ठीक है। So $post in HTML form, a HTML form submits information via the HTTP post method in the form method attribute is set to post, जो हम लोग लिखते हैं method equal to post by default, जो कि हमारा रहता है get। To demonstrate this, we start by creating a simple HTML form। जो भी आपने यहाँ पर वैल्यू रखना है वो आप यहाँ पर टाइप करेंगे और उसको सबमिट करेंगे। When a user clicks the submit button, the form data is sent to a PHP file specified in the action attribute of the form tag. In the action file, we can use the $request variable to collect the value of the input field। यानी कि जो भी आपने इसमें डेटा सबमिट किया होगा वो हम लोग इस रिक्वेस्ट के बेसिस पर कैप्चर कर लेंगे कि यूज़र ने क्या सबमिट किया है। तो चलो ट्राई करके देखो। यहाँ पर VS कोड करेंगे ओपन और अपनी लास्ट क्लास वाली फाइल को एक्सेस कर लो। बनाइए एक न्यू VS कोड और ओपन करिए PHP प्रोजेक्ट फोल्डर। कॉपी पेस्ट today's 05 सो यहाँ पर हम एक फॉर्म के में एक्शन में क्या यूज़ करें, सबमिट डॉट PHP मेथड अपना पोस्ट, बाकी नीचे अपना फील्ड का जो नेम है वो है fname। सो सबमिट डॉट PHP फाइल में आइए, हमने यहाँ पर लिखा है $name एक वेरिएबल, $_request और यहाँ से हम लोग fname को कैप्चर करें। जो भी यूज़र नेम एंटर करेगा XYZ वो आपको एको होके रिटर्न आ जाएगा कि यूज़र ने क्या सबमिट किया। अब आई थिंक ये हमने कर लिया था पोस्ट वाला, जहाँ तक मुझे याद है, क्योंकि इसमें हमारा वार्निंग आया था, है ना? नहीं शायद हुआ है। नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, एक बार अभी चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो अपनी फाइल का नेम है $5_$post। तो यहाँ हो ब्राउज़र में, तो देखो पहले वाले एग्जांपल में क्या होगा कि जो भी हम लोग नेम यहाँ से एंटर करेंगे वो एक नए उस पर हमें दिखाई देगा। ट्राई करके देखें, जैसे कि तुषार शर्मा एंड क्लिक ऑन सबमिट। तो हमारी जो सबमिट डॉट PHP फाइल अभी यहाँ पर आपको दिखेगी ऊपर URL में, वहाँ पर हमें नेम रिटर्न आ रहा है। ये हमने कैप्चर कर लिया कि यूज़र ने क्या डेटा पोस्ट किया है अपना। ठीक है, दूसरा जो एग्जाम्पल है, अगर यूज़र यहाँ पर कुछ नहीं लिखता है तो आपको एक एरर थ्रो होगा इसी जगह पर, और अगर हम लोग यहाँ पर कुछ लिखेंगे नेम वगैरह तो वो आपको इस जगह पर रिटर्न आएगा। ठीक है, तो यहाँ वाले एग्जाम्पल हम लोग देख रहे हैं, व्हेन अ यूजर क्लिक्स द सबमिट बटन द फॉर्म डेटा इज सेंड टू अ PHP फाइल स्पेसिफाइड इन द एक्शन एट्रीब्यूट ऑफ द फॉर्म टैग। इन द एक्शन फाइल वी कैन यूज द $request वेरिएबल टू कलेक्ट द वैल्यू ऑफ द इनपुट फील्ड। In the example below, we have put the HTML form and PHP code in same PHP file। तो हमने लास्ट क्लास में देखा था, हाँ रिकॉर्डिंग ऑन है, तो उसमें हम लोगों ने PHP सेल्फ का यूज़ किया था। सेल्फ क्या करता है, सेम URL पर जो हमारा होता है उसी पर हमें डेटा रिटर्न करता है, जिसकी हेल्प से ये वाला पार्ट पॉसिबल हो रहा है। वी ऑल्सो हैव एडिट सम एक्स्ट्रा लाइन्स फॉर सिक्योरिटी पर्पजेज, लाइक अगर यूज़र ने कुछ भी इनपुट नहीं किया है तो आपको एक एरर थ्रो होगा, क्योंकि हमने स्पैन में यहाँ पर एक क्लास वगैरह सेट किया हुआ है। अगर आप यहाँ नोटिस करेंगे तो यहाँ पर हमने PHP में क्या लिखा है, स्पैन टैग, उसमें स्टाइल लगाया हुआ हमने कलर रेड, नेम मस्ट बी फिल्ड आउट। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आप ऊपर देख रहे हैं एक्शन में हमने इस बार किसी फाइल का पाथ नहीं दिया, हमने क्या लिखा है, सेल्फ पेज URL, PHP सेल्फ सेम URL पर रिटर्न करता है आपको। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर हमारा रिक्वेस्ट मेथड
पोस्ट है, रिक्वेस्ट मेथड हमारा क्या लिखा रहा है, पोस्ट। तो यहाँ पर फर्स्ट नेम जो है हमारा, तो ये एक वेरिएबल नेम है और ये हमारे फील्ड का नेम है, एफ नेम। तो हमने लिखा डॉलर फर्स्ट अंडरस्कोर नेम HTML स्पेशल कैरेक्टर्स, जिसमें इसको लगाने का बेसिकली बेनिफिट क्या होता है कि यूज़र इसमें कुछ भी स्पेशल चीज़ें पास नहीं कर सकता, लाइक जैसे कि जो हमारे रहता है ना एक्सक्लेमेटरी @ उस तरह की चीज़ें, उसको ये ब्लॉक कर देगा। डॉलर अंडरस्कोर रिक्वेस्ट एफ नेम, जो कि हमारे फील्ड का नेम है। अगर ये फील्ड, यानी कि अब हमें इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम बस ये चेक करेंगे अगर फर्स्ट नेम हमारा एम्प्टी है तो यूज़र को ये एरर थ्रो करो, और अगर यूज़र उसमें कुछ पुट करता है तो फर्स्ट नेम के अगेंस्ट जो भी डेटा में रिसीव हुआ होगा वो आपको फ्रंट एंड पर रिटर्न आएगा इसके अंदर। अब दूसरा जो एग्जांपल हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर वो है जावास्क्रिप्ट से हम लोग किस तरह से डेटा को सबमिट कराते हैं। ठीक है, तो डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट इन जावास्क्रिप्ट यानी कि एजेक्स HTTP रिक्वेस्ट, इसका यूज़ सबसे ज़्यादा हमें करना चाहिए। इसका बेनिफिट क्या होता है कि आप अपने डेटा को एजेक्स में प्रोसेस कर देते हो और उसके बाद उस डेटा को रिटर्न ले लेते हो। सो व्हेन सेंडिंग HTTP रिक्वेस्ट इन जावास्क्रिप्ट यू कैन स्पेसिफाई दैट द HTTP मेथड इन पोस्ट। To demonstrate this, we start by creating a JavaScript function containing a HTTP request. The code above will initiate a HTTP request, send the HTTP method to post, set a valid request header, create a functions to execute when the request is done, and send the HTTP request with a variable fname or lname like set to John Doe. ठीक है, so look at the function that will be executed when the request is done. तो यहाँ हो जा रहा है, इसके लिए हमने कुछ डिफाइन किया है। अब यहाँ पर क्या है कि एक फॉर्म जब सबमिट होगा तो हमने यहाँ पर बनाया अपना जावास्क्रिप्ट में फंक्शन, फंक्शन नेम क्या है, माई फंक्शन, हम कुछ भी रख सकते हैं। एक हमने यहाँ पर वेरिएबल डिफाइन किया कांस्टेंट एक्स एच टी टी पी हमने इसलिए डिफाइन कर दिया क्योंकि हम लोग XML से डेटा भेज रहे हैं, तो XML से HTTP रिक्वेस्ट हमारी प्रोसेस हो रही, तो ये भी आप ABCD कुछ भी रख सकते हो। बट न्यू HTTP जो XML HTTP रिक्वेस्ट आप देख रहे हैं, दिस इज़ अ प्री डिफाइंड इन एजेक्स। यहाँ पर जो भी आपने वेरिएबल का नेम रखा होगा उसी में अपने हेडर सेट करना है डॉट ओपन, और मेथड हमने अपने फाइल का क्या रखा है, पोस्ट, और यहाँ पर फाइल का नेम हमने क्या रखा है, एजेक्स। ठीक है, एक्स HTTP डॉट सेट रिक्वेस्ट हेडर, तो यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा कि आपका कंटेंट जो है उसका टाइप क्या है। तो हम लोग यहाँ लिख रहे हैं कंटेंट टाइप, आप यहाँ बताएंगे आगे जाके application/xwww फॉर्म URL एनकोडेड, यानी कि जो आपका डेटा है जब भी हम लोग पोस्ट से कोई भेजते हैं तो वो कभी भी URL में रिवील नहीं होता, हमें गेट के अंदर होता है। तो हमारा क्या हुआ, जो डेटा है वो URL एनकोडेड है। ठीक है, तो यहाँ पर दिस इज अ प्री डिफाइंड वैल्यू application/xwww -form-URL एनकोडेड, ये यूज़र डिफाइंड नहीं है, इसका ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आप लिखेंगे एक्स HTTP, जब हमारा ऑनलोड होगा, जो मेथड है, तो ऑनलोड क्या होता है, हमारे इवेंट्स होते हैं, जैसे कि ऑन लोड, ऑन माउस ओवर, ऑन क्लिक, तो दिस इज अ इवेंट। तो यहाँ पर लोग लिख रहे हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID डेमो इनर HTML एक्स HTTP डॉट रिस्पॉन्स डॉट टेक्स्ट, यानी कि हमारे पेज में एक डेमो के नाम से ID अवेलेबल है। अगर हम लोग यहाँ पर इसको फाइंड करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा, नीचे दिखाई दे रहा है। तो डेमो में ये क्या डालेगा, जो भी हमारा रिस्पॉन्स होगा उसको हमें रिटर्न कर देगा उसके अंदर। एक्स HTTP डॉट सेंड एफ नेम और एल नेम जो है वो ये डेटा सबमिट होना चाहिए हमारा। तो ये आप कुछ भी सेट कर सकते हो, आपकी चॉइस है क्या भेजना है। तो यहाँ पर लोग देख रहे हैं जो हम लोग अभी एक्सप्लेन किया इस चीज़ को, तो लुक एट द फंक्शन दैट विल बी एग्जीक्यूटेड व्हेन द रिक्वेस्ट इज डन। एक्स HTTP यूजर डिफाइंड नेम डॉट ऑन लोड इज अ इवेंट, जब पेज लोड होगा तो फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID डेमो, जो कि हमारा नीचे P की एक ID हमने असाइन की हुई है, डॉट इनर HTML में रेस्पॉन्स डॉट टेक्स्ट, रेस्पॉन्स टेक्स्ट इज अ प्री डिफाइंड। It will try to write a response from the operation in a HTML element with ID equal to demo. Let us make a HTML page with such element and also a button that executes the function. If we also add the JavaScript, the page look like this. तो जैसे हम लोग यहाँ से क्लिक करेंगे इसको, so in the PHP file that received this HTTP request ajax.php, we simply use the $_post variable to retrieve the f name and l name and write is as a response. तो यहाँ से क्लिक करिए इसको, तो यहाँ पर हमारा आप देखोगे कुछ डेटा में दिखाई दे रहा है इसके अंदर। अब ज़रा यहाँ पर जाके देखो इसमें क्या लिखा हुआ है,
एजेक्स डॉट PHP फाइल के अंदर हमने क्या लिखा, एफ नेम और एल नेम। जो डेटा वहाँ से पोस्ट हो रहा है उस वो एफ नेम एल नेम का डेटा आपने इस वेरिएबल के अगेंस्ट कैप्चर किया और एको करके आपने इसको प्रिंट कराया। अब ये डेटा जो जॉन 2 हमें रिटर्न हुआ वो कहाँ से आया, आपने यहाँ देखा हमने क्या डेटा सेंड किया यहाँ पर। तो ये जो फंक्शन है हमारा, ये हमने कहाँ पर क्लिक करा है, अपना बटन के ऊपर दिखाई दे रहा है। बटन पे क्या रहे, माई फंक्शन। माई फंक्शन में क्या डेटा चल रहा है अपना, ये वाला। तो ये जैसे हमने डायरेक्ट क्लिक करके आपको दिखाया, आप अपना कोई फील्ड बना के उसके ऊपर आगे देखेंगे एग्जांपल कि हम लोग किस तरह से इसको रन करेंगे। बस ध्यान रखना है इस तरह के काम को करने के लिए आपको अलग से कोई भी ऊपर जाइए हेडर तक, ठीक है, कोई jQuery की फाइल लगाने की ज़रूरत नहीं होती। एजेक्स आपका बाय डिफ़ॉल्ट इंटीग्रेटेड रहता है, ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, बस ये चीज़ डिफाइन करनी रहेगी। तो ध्यान रखिएगा फाइल का नेम है ajax.php। जो भी डेटा आपका यहाँ से सेंड होगा एफ नेम और एल नेम, ये हमारे क्या है, फील्ड के नेम, और ये फील्ड का डेटा हमारा यहाँ गया। हमने एफ नेम और एल नेम को पोस्ट मेथड के थ्रू यहाँ पर कैप्चर करा और यहाँ से हमने उसको फ्रंट एंड पर यूज़र को रिटर्न किया। तो जब आप डिफ़ॉल्ट देखते हैं, पेज को रिलोड करते हैं, नीचे आते हैं तो यहाँ पर कोई भी नेम हमें नहीं दिखाई दे रहा है। बट जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक मी पर क्लिक करता हूँ, ऊपर नोटिस कीजिएगा क्या कोई लोडिंग हुआ, यहाँ पर डेटा आ गया बिना रिफ्रेश हुए। तो ये होता है एजेक्स का फ़ायदा कि जैसे अब आप देखते हो कि कोई नया अकाउंट बनाने जाते हो जीमेल में, तो जब आप अपना यूज़र नेम टाइप कर रहे होते हैं तो जीमेल कहता है ये ऑलरेडी लिया हुआ है किसी ने, या फिर आपको कुछ सजेशन वहाँ पर दे देता है। तो सजेशन वाला तो हम नहीं बना सकते क्योंकि उसके लिए एक अलग API का यूज़ करता है गूगल। बट हाँ, हम टाइप करते हो एट द टाइम विद द हेल्प ऑफ एजेक्स। जो हमारा बैकेंड के साथ एग्जाम्पल जब स्टार्ट होगा तो हम लोग ये ज़रूर पता लगा सकते हैं कि बैकेंड में क्या ऑलरेडी है या क्या नहीं है। तो मान लो जैसे कि माही के नाम से 2 लोग ऑलरेडी अवेलेबल है, तो माही अगर अपना नाम लिखेंगे तो वहाँ पर वो आ जाएगा रेड में कि योर नेम इज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट इन आवर डेटाबेस, ट्राई अगेन विद अ डिफरेंट यूज़र नेम। तो हम लोग मैसेज थ्रो कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एजेक्स। तो यूज़र को ये नहीं करना पड़ेगा कि वो सबमिट करेगा देन वो चेक होगा, तो उसमें टाइम खराब होता है, ठीक है। बेस्ट प्रैक्टिस क्या, लिखते टाइम ही चेक हो जाए कि वैलिड है या इनवैलिड है। ये नहीं कि बार बार जाओ, जैसे लोग जावास्क्रिप्ट में करते हैं ना कि सबमिट करो, फिर आपको पता चलेगा जी ये तो है ही नहीं, फिर आप दोबारा जाके लिखोगे, फिर सबमिट करोगे। तो हम लोग एजेक्स से क्लिक्स बचाते हैं यूज़र के, और पूरा पेज बार बार रीलोड हो वो एक बढ़िया प्रैक्टिस नहीं माना जाता कभी भी। तो ये था आपका एजेक्स का एग्जाम्पल। इसी में हमारे पास गेट वगैरह के भी एग्जाम्पल है, इसको भी ज़रा आप देखो। नंबर 6 आते हैं get.php के ऊपर। सो जैसे हमारा पोस्ट मेथड काम करता है, गेट भी वही काम करता है सेम, बट दोनों में डिफरेंस क्या आता है, गेट और पोस्ट। गेट 2048 कैरेक्टर्स इंक्लूडिंग वाइट स्पेस ही सबमिट कर सकता है, बट पोस्ट जो है अनलिमिटेड यानी कि इन्फिनाइट डेटा सबमिट कर सकता है, ठीक है। तो ये एक मेजर डिफरेंस आता है दोनों के अंदर। दूसरा, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से पोस्ट को ज़्यादा बेहतर माना जाता है, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंशियल कोई भी डेटा यूज़र से कैप्चर करना है तो उसके लिए पोस्ट। गेट में कॉन्फिडेंशियल वाला हमारा काम नहीं होता है। सो चलिए, $_get contains an array of variable received via the HTTP get method. There are again two main ways to send variables via HTTP get method. One is query string in the URL, जो कि मैंने आपको लास्ट क्लास में करके दिखाया था, मंथ और ईयर वाला एक एग्जांपल। दूसरा है HTML फॉर्म, ठीक है। तो आज वाले एग्जांपल हम लोग फॉर्म वाला कुछ देखते हैं कि किस तरह से काम करेगी चीज़। तो क्वेरी स्ट्रिंग इन द URL, अ क्वेरी स्ट्रिंग इज डेटा एडिड at the end of a URL in the link below. Everything after the question mark sign is a part of query string. तो जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर आप गूगल में कुछ भी सर्च करने जाते हो तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा क्वेश्चन मार्क लग जाता है, यहाँ पर ध्यान देना भी। जैसे मैं लिखूँगा अरीना एनिमेशन, तो हम नोटिस क्या करते हैं, URL में लिखा है सर्च क्वेश्चन मार्क Q =, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मार्क क्या है, ये हमारा इसके बाद जितना भी चला ये सब हमारा पैरामीटर्स चल रहे हैं इसके अंदर। तो Q हमारा क्या है, फील्ड का नेम है, ठीक है। यूज़र ने फील्ड में क्या लिखा था, अरीना एनिमेशन, तो ये उसको लिखता है स्पेस को प्लस अरीना प्लस एनिमेशन। तो जब भी आप कुछ यहाँ लिखोगे तो प्लस प्लस करके लिखा आता है इस तरह से, ठीक है।
तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे टेस्ट $_get, अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर क्या लिखा रहा है, स्टडी php@arenaanimationindia.com। तो ऊपर आप जरा नोटिस करो, हमने क्या लिखा, demo.php ? सब्जेक्ट इक्वल टू PHP एंड वेब इक्वल टू अरीना एनिमेशन इंडिया, ये हमने URL में डाला हुआ है। तो ये यहाँ पर हमें डेटा दिख कैसे रहा है, इसके लिए आपको अपनी फाइल ओपन कर लेनी है। हमने गलत डेट में डाल दिया है क्या, एक सेकेंड, ओ 3 तारीख में चला गया डेटा, चलो कोई नहीं, तो 3 वाले से देख लो। हमारा URL जो कि है demo.php के नाम से, तो ओपन करेंगे अपना demo.php। तो आप यहाँ देख रहे हैं हमने क्या लिखा है, एको स्टडी, जो इन्वर्टेड कोड में लिखा है दिस इज अ स्ट्रिंग वैल्यू यानी कि यूजर डिफाइन, $_get सब्जेक्ट एट $_get वेब। तो ये वेब और सब्जेक्ट ये क्या है, हमारे ऊपर पैरामीटर चल रहे हैं क्वेरी पैरामीटर के अंदर। तो जब हम लोग अपने URL को यहाँ पर ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पर आप देखते हैं लिखा रहा है सब्जेक्ट और वेब, तो हमें इनको कैप्चर करना है और इसके इक्वल टू जो भी डेटा रखा होगा वो हमारा यहाँ पर ऑटोमेटिकली प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो बैक करिए इसको। द क्वेरी स्ट्रिंग above contains 2 key and value pairs, one is subject is equal to PHP and web is equal to arenaanimationindia.com. In the PHP file we can use the $_get variable to collect the value of the query string. Example, the PHP file demo जो कि हमने आपको अभी यहाँ पर दिखाया, $_get in HTML form। ठीक है, तो फॉर्म के अंदर ये कैसे काम करता है, तो मेक श्योर करें कि पहली चीज़ कि या तो लगा ही ना हो मेथड, या लगा हो तो गेट हो। ठीक है, तो यहाँ से हम इस फाइल में आते हैं, तो यहाँ पर हमारा मेथड क्या है, गेट। ठीक है, तो get.php के नाम से एक फ़ाइल यहाँ पर अवेलेबल है। आप यहाँ देखेंगे वेलकम योर ईमेल एड्रेस इज, तो $_get एंड यहाँ पर हम लोग $_get में नेम और ईमेल 2 चीज़ें फॉर्म में सबमिट करें, और दोनों ही चीज़ों को हम लोग यहाँ पर कैप्चर करके यूज़र को रिटर्न करेंगे कि यूज़र ने क्या सबमिट किया है उसके अंदर डेटा। ठीक है, तो वापस आइए अपनी गेट फाइल के ऊपर, और यहाँ पर हम लोग उसको देखेंगे, HTML फॉर्म सबमिट इन्फॉर्मेशन वाया द HTTP गेट मेथड इफ़ द फॉर्म्स मेथड एट्रीब्यूट इज सेट टू गेट। तो जैसे कि मैं यहाँ पर जाके नेम लिख देता हूँ आर्यन, और उसका एक ईमेल मैं यहाँ पर कुछ डिफाइन कर देता हूँ, और मैं यहाँ से चूज़ करता हूँ सबमिट। तो क्या लिखा रहा है, वेलकम आर्यन योर ईमेल एड्रेस इज trendingsports960@gmail.com, ये हमें रिसीव हुआ यहाँ पर। तो ये पॉसिबल कैसे हुआ, यूज़र ने जब डेटा सबमिट किया यहाँ से, तो वो किस में गया, get.php के अंदर। get.php के अंदर हमने यहाँ पर जाके जो डिफाइन कर रखा है उसमें क्या लिखा है, $_get, और हमने फील्ड को कैप्चर किया नेम को। इसी तरह से हमने ईमेल को कैप्चर किया। अब जो ये नेम ईमेल आप देख रहे हैं, ये दोनों चीज़ें यहाँ पर आपके फील्ड के नेम है। तो समझ में आ रहा है कि नेम कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब हम लोग HTML सीख रहे होते हैं तब नेम का कोई रोल नहीं होता। ठीक है, इवन अगर आप जावास्क्रिप्ट भी चला रहे हो तब भी कोई काम नहीं आता, क्योंकि दैट टाइम हम लोग ID का यूज़ करते हैं, गेट एलिमेंट बाय ID। बट डेटा जब हमारा सबमिट होता है PHP किसी भी बैकएंड लैंग्वेज में, तो नेम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, नेम और ID दोनों को सेम ही रखते हैं। अगर आप मुझे फ्रंट एंड पर उसको वैलिडेट करना है तो जावास्क्रिप्ट में वो आपका ID चला जाएगा, और अगर मुझे बैकएंड में कोई रिस्पॉन्स कैप्चर करना है यूज़र का तो मेरा नेम काम करेगा। तो यहाँ पर ध्यान रखें कि जब भी आप कुछ फील्ड बनाएं तो नेम ज़रूर से डिफाइन करें। तो यहाँ पर हमारा अभी जो एजेंडा है वो वैलिडेशन नहीं है, तो ID यहाँ पर अभी आपको नहीं दिखाई दे रहा है इसके अंदर। अगर आगे चल के जैसे वैलिडेशन आने वाला है हमारा बहुत जल्दी, तो हम फिर यहाँ पर देखेंगे ID वगैरह भी आपको देखने के लिए मिलेगा। डिपेंड करता है कि हम वैलिडेशन कहाँ करा रहे हैं, क्लाइंट साइड पर या सर्वर साइड पर। सर्वर साइड पर होगा तो ID का अगेन कोई यूज़ नहीं होगा, क्लाइंट साइड पर होगा तो अगेन ID का रोल स्टार्ट होता है हमारा उसके अंदर। ठीक है, बट बेस्ट प्रैक्टिस माना जाता है कि आपका क्लाइंट साइड पर वैलिडेशन हो। हाँ, ये तो बहुत सिंपल है, क्योंकि अभी जब आप बैकएंड जब सीख जाओगे ना, तो जैसे मान लो कि भाई एक यूज़र जो होता है वो 3 चीज़ों के बेसिस पर किसी भी जगह पर अपना एक अकाउंट सेटअप करता है। वन इज़ मोबाइल नंबर, अदर इज़ यूज़र नेम, एंड थर्ड इज़ ईमेल ID।
अब मान लीजिए कि आपकी और मेरी ईमेल आईडी सेम है, तो कैसे पता चलेगा उस सर्वर को कि जिस पर कोई बंदा लॉगिन करना चाह रहा है इंस्टाग्राम में कि वो कौन है। तो मान लो कि जब आप कोई नेम अपना डिसाइड करते हो, मान लो कि आप अपना कोई कमर्शियल पेज ही बना रहे हो, उसके अंदर एक हैंडल आपने बनाया एग्जांपल के लिए XYZ। अब XYZ के नाम से कोई ऑलरेडी रजिस्टर है, तो जब वो बैकएंड में दो नेम सेम जाएंगे, तो जैसे आप पता है कि सेम फोल्डर जो दो चीज़ डालते तो रिप्लेस के लिए बोलते हैं, तो बैकएंड में क्या होता है कि हम सेम नेम को मैच करके यूज़र को एक मैसेज रिटर्न करते हैं, दिस नेम इज़ ऑलरेडी ऑब्टेन या ऑलरेडी टेकन बाय अदर पर्सन। तो आप डिफरेंट नेम वहाँ पर चूज़ करते हो। ठीक है, ये PHP से भी पॉसिबल है, ये आपका हर एक लैंग्वेज में पॉसिबल होता है। हमें दो चीज़ों को चेक कराने के लिए वही तो करते हैं जावास्क्रिप्ट में, भाई ये चीज़ें चेक कर लो, कंपैरिजन ऑपरेटर परफॉर्म कराते हैं। बट वहाँ पर क्या होगा कि बैकएंड से आप डेटा फैच करोगे कि ईमेल के अगेंस्ट क्या ये ईमेल आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट है या नहीं। जैसे एग्जांपल कि भाई एक बंदा है जिसने ऑलरेडी किसी एक वेबसाइट पर अकाउंट बनाया हुआ है, मान लो माही ने अपना अकाउंट इंस्टाग्राम पर बनाया। अब माही भूल गई कि मेरा कभी अकाउंट था, अब माही दोबारा से अपना अकाउंट बनाया जाता है इंस्टाग्राम पर, तो क्या लिखा था, दिस ईमेल आईडी इज़ ऑलरेडी टेकन, है ना। आप दोबारा से अकाउंट साइन अप नहीं कर सकते, यानी बोलेगा रीसेट करो या फॉरगेट करो, तभी तो आप उसको कंटिन्यू करोगे। तो यानी कि बैकएंड जो होता है उसके अंदर जब हम लोग कुछ क्वेरी चलाते हैं तो हम लोग ये सारी चीज़ चेक कराते हैं। तो जब मैं आपको साइन इन साइन अप बनाना सिखाऊंगा ना, तो उसमें सारी चीज़ हम लोग देखेंगे कि भाई अगर एक बंदा पासवर्ड चेंज करे तो वो अपना ही चेंज करे, ऐसा ना हो कि लॉगिन करके किसी और का चेंज करके आ गया। स्टार्टिंग में जब नेट बैंकिंग स्टार्ट हुई थी, बहुत अर्ली फेज़ की हम बात कर रहे हैं 2005 के आसपास की, तो ICICI बैंक में एक बहुत बड़ा स्कैम हो गया था। क्या हुआ कि वहाँ पर एक बंदा आता है जिसका नाम मान लो सुजल ही है फॉर एग्जांपल, और एक और बंदा है उसका भी नाम इत्तेफाक से सुजल है। अब प्रॉब्लम ये हो रहा था बैकएंड के अंदर कि जब सुजल अपने अकाउंट में जाके पैसा जमा करे तो दूसरे सुजल के में जा रहा है, और दूसरे सुजल ने पैसा डाला नहीं लेकिन वो निकाल भी पा रहे हैं। अब यहाँ से सुजल जब चेक करता है अपना तो उसके में पैसा आ ही नहीं रहा, क्योंकि आईडी का पहले कुछ कॉन्सेप्ट होता नहीं था बैकएंड के अंदर, नया नया था ट्रेंड तब। तो फिर लाया गया एक मैकेनिज्म विच इज़ आईडी। अब आप देखते हो आपकी हर जगह पर एक आईडी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, मे बी वो आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, वोटर आईडी कार्ड हो, वो एक यूनिक नंबर होता है। उसी तरह से जब अब माही नाम से, तो ऐसा नहीं कि माही एक अलग इकलौती है पूरी दुनिया में, माही नाम से पता नहीं जाने कितनी हज़ारों लड़कियाँ होंगी, तो मैकेनिज्म कैसे समझ रहे हैं कि माही कितनी है। तो वो माही को माही से नहीं जानता है, नहीं मुझे नहीं पता माही कौन है, मुझे ये पता है कि इस माही का नंबर 1 है, इस माही का नंबर 5 है, इस माही का नंबर 10 है। तो वो आईडी को चेक करते हैं। तो बैकएंड में जब डेटा जाता है, जैसे आज हम लोग रिएक्ट पढ़ रहे थे, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर जैसे हमने एक डेटाबेस बनाया था न्यू DB के नाम से, तो आप यहाँ देखें कस्टमर्स के अंदर हमने सारे अपने अरीना के स्टूडेंट्स आ रहे हैं, लेकिन सभी का जो आईडी है वो क्या है, यूनिक है। 1 2 3 4 5 6 आ रहे हैं ना इस तरह से। तो जितने भी अकाउंट रजिस्टर होते जाते हैं सभी को एक यूनिक आईडी मिलती है, ठीक है, जिसकी वजह से अब ये प्रॉब्लम खत्म होगी कि क्लैशिंग वाली, कि भाई सेम नाम के 2 लोग अगर आ गए तो क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं, आईडी तो यूनिक होगा ना। तो जब आप देखते हो कि भाई ना जाने एक नाम से, अभिषेक नाम के ना जाने कितने लोग हैं, मेरी अगर मैं अपनी बिल्डिंग की बात करता हूँ 4-5 अभिषेक नाम से फ्लैट ऑनर है तो लेकिन सबका फ्लैट आईडी तो डिफरेंट होगा ना, जो फ्लैट का नंबर होगा वो डिफरेंट होगा, या जो प्रॉपर्टी का नंबर होगा वो डिफरेंट होगा, या यूएन नंबर जो होगा वो डिफरेंट होगा। तो जनरली जब गवर्नमेंट जो आपका काम करती है वो आपको नाम पर ना जाके आपकी आईडी से चेक करती है कि कौन है ये बंदा, किसको अलॉट हुआ है ये आईडी, ठीक है। तो ये कुछ भी हो सकती हैं, ठीक है, ये सीक्वेंस में भी हो सकती हैं, या फिर ये कुछ 16 कैरेक्टर की भी हो सकती हैं, जैसे आधार कार्ड आपका आता है, ठीक है, जिसमें 12 नंबर का पेयर चलता है, या जैसे क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड कंपनी आपको कैसे समझती है, तो वो आपके जो 16 डिजिट का नंबर मिलता है आपको उसके थ्रू समझती हैं आपको। तो सबका अपना अलग अलग सिस्टम है, हर एक का अपना बिजनेस मॉडल डिफरेंट होता है कि किसका आईडी किस तरह से फंक्शन कर रहा है वहाँ पर। तो ये चीज़ें जो आपका अभी डाउट है, जब हम लोग बैकएंड के साथ परफॉर्म करना स्टार्ट करेंगे ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा उसके अंदर, कि भाई माही ने लॉगिन किया तो माही अपना ही चेंज कर पाए पासवर्ड, या किसी दूसरे बंदे ने लॉगिन किया तो वो अपना चेंज करें उसके अंदर। प्लस हम ये भी सीखेंगे कि मान लो कि आप एक साइट ओनर हैं, भाई सीधी सी बात है, अब मैं जैसे फ्लिपकार्ट पर रजिस्टर्ड हूँ, तो फ्लिपकार्ट तो मेरा अकाउंट खुद से लॉगिन करना चाहे तो कर सकता है ना, भाई मेरा सारी डिटेल तो उसी के पास है, मेरा सारा क्रेडिट कार्ड वेडिट कार्ड सारी इन्फॉर्मेशन उसके पास है। बट कल को फ्लिपकार्ट खुद मेरे साथ कुछ गड़बड़ ना कर दे तो क्या होता है कि आज की डेट में साइट ओनर खुद से भी सिक्योरिटी लगाते हैं। साइबर सिक्योरिटी एक अलग चीज़ हो गया, लेकिन अब जैसे क्या होता है कि मान लो कि मेरे पास अगर ये डेटाबेस खुला है, सोचो मैं फ्लिपकार्ट ओनर हूँ, मेरे पास तो ऐसे सब यूज़र का डेटा आ गया, मैं किसी के अंदर जाके वहाँ पर कॉलम बने होंगे, नेम एड्रेस, उसका फ़ोन नंबर, उसका ईमेल आईडी, उसका
क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, सारे नंबर मुझे सब कुछ यहाँ दिख रहा होगा, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ भाई उस यूज़र के उस पर जाके वहाँ से क्रेडिट कार्ड की डिटेल लेके कुछ खरीद लेता हूँ, ठीक है। तो कर सकता है ना बंदा ऐसा, लेकिन ना हो तो उसके लिए आज के डेट में साइट ओनर पासवर्ड में हैशिंग करते हैं। हैशिंग का मतलब ये होता है कि आप पासवर्ड को इनक्रिप्ट कर देते हो कि मैं एज अ ऑनर भी नहीं चला सकता उसको, पासवर्ड पूरा चेंज हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हमने कहीं पर पासवर्ड हैशिंग की होगी तो आपको दिखना चाहिए, लेट मी शो यू, जैसे कि यूज़र्स, इसमें हमने यूज़र डाला नहीं है, किसी और पे देखते हैं। कोई और दूसरा एग्जांपल उठाइए, माई डी बी, माई स्टूडेंट्स, अटेंडेंस सिस्टम, यूज़र्स, ये देखो, ये देख रहे हैं। अब इतना बड़ा पासवर्ड तो कोई रखता ही नहीं है, ना ही कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड रखेगा, ठीक है। और ये अभी भी बहुत बड़ा है, ठीक है। कितना लिखा रहा है, ओरिजिनल लेंथ इज 60 कैरेक्टर लॉन्ग, ठीक है। तो हम पासवर्ड जो सबमिट करते हैं, चाहे आपने एक पासवर्ड को पासवर्ड ही लिखा हो, आपको पता है, साइट ओनर को नहीं पता होगा कि आपका पासवर्ड पासवर्ड है, उसके पास ऐसे ही आएगा रैंडम कुछ भी। तो इससे क्या होगा कि भी ये आपका अकाउंट जो होता है सिक्योर हो जाता है, ठीक है। तो ये आज के डेट में हर बंदा यूज़ करता है अपने उसमें। सीखोगे बैकएंड सिखा देंगे, अभी थोड़ा सा दूर है पार्ट। तो वो तो तब भी पता चल जाएगा ना कि देखो सबका अपना एक आईपी एड्रेस होता है, ठीक है। तो मुझे पता चल जाएगा भाई ये अगर कुछ इस तरह का स्कैम हुआ है तो किस आईपी से हुआ है। गूगल पता से मतलब नहीं है, मतलब साइबर अगर आप कोई कंप्लेंट रेज करो तो वहाँ पता लग जाता है, डिजिटल फुटप्रिंट हमेशा रहता है। जैसे कई बार क्या होता है ना कि भाई हम बड़े बहुत इनोसेंट बनते भी, हमने कुछ नहीं किया, एग्जाम्पल कहता हूँ, साइट ओनर भी कह सकते मैंने कुछ नहीं किया, बट डिजिटल फुटप्रिंट तो सब पता लगा लेता है ना भाई आपने कब कहाँ किस टाइम पर किस मिली सेकेंड पर क्या काम किया। जैसा फेसबुक में जाओ, अब आप दिखाने किसी बोले जी, मैं कोई कह रहा तुमसे कि भाई माही तुमने मेरा प्रोफाइल चेक किया, वो क्या तुम कहते जी नहीं मैंने तो नहीं किया। अब वो चेक करना चाहे या अगर आप अपना लॉग अगर देखो तो आपको सब पता होगा कि आप किस किस मिली सेकेंड पर कहाँ कहाँ थी। फेसबुक के अंदर पूरा लॉग आता है कि आप कहाँ कहाँ गए हो, सब लिखा आता है, पूरा रिकॉर्ड एक एक चीज़ का सब में आता है। और अगर आप फिर भी अगर नकारते हो तो जिस कंपनी के पास आपकी कंप्लेंट जाएगी, जैसे जनरली हम लोग एक क्या होता है डिजिटल में कभी कुछ हमारे साथ प्रॉब्लम होता है तो हम लोग साइबर सेल में जाते हैं अपनी कंप्लेंट रेज करने की, क्योंकि वही इंटरनेट सिक्योरिटी को देखते हैं। वो 2 मिनट में पता लगा लेंगे जी बंदे ने किया है या नहीं किया है, कुछ नहीं छुपता, ठीक है। हम अपने कंप्यूटर में इनकॉग्निटो चलाएं, जो मर्जी चलाएं, सब पता चल जाता है फिर कि आपने क्या किया। या जैसे बोली थे था जब सुशांत सिंह राजपूत के टाइम का जब एक केस हुआ था, तो उसके बाद में बहुत सारे लोगों के सेल फोन वगैरह सब वो हो गए थे। तो सब कैसे हुआ, नारकोटिक्स वालों ने कैसे सबकी चैट्स वगैरह निकाली, जबकि उस पर लिखा था एंड टू एंड इनक्रिप्टेड, उसके बाद भी डेटा निकल गए। भाई कहते हैं ना इनक्रिप्शन जो भी हो वो सब आपको एक सेटिस्फेक्शन देता है कि सब कुछ सेफ है, बट जिसने जब करना होगा वो सब कुछ कर सकता है, क्योंकि ये डिजिटल वर्ल्ड है, यहाँ कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। हो सकता है, देखो नॉर्मल भी निकाल सकते हैं, उनको हैकर्स बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि भाई जिसको बाइनरी समझ में आ गया वो कुछ भी समझ सकता है, उसके लिए पासवर्ड वासवर्ड फिर कुछ नहीं होता है ना। जैसे एक फायर ब्रिगेड वाले जो होते हैं, जब मान लो कोई फैक्ट्री है, वहाँ पे बहुत हैवी भारी भरकम लॉक लगा हुआ है, उनके पास ऐसे ऐसे इक्विपमेंट्स होते हैं, जैसे कि मान लो अपने नाइफ से पेपर काट दिए, जाके लॉक काट देते हैं 2 मिनट में। मतलब सब कुछ पॉसिबल है, नथिंग इज इम्पॉसिबल। मेरे लिए इम्पॉसिबल होगा, लेकिन मेरे से ऊपर कोई होगा जो जानता होगा, वो कर देगा उस चीज़ को। तो यहाँ पर कुछ भी आप ऐसा ना सोचें। देखो सेलफोन अगर आपका इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है, किस्मत अच्छी है तो आप सेफ हो, किस्मत ख़राब होगी तो आपका फ़ोन हैक हो गया तो कोई रोक नहीं सकता उस चीज़ को, चाहे आप एप्पल ही क्यों ना चला रहे हो। एप्पल घटा देता है रिस्क को, लेकिन ख़त्म नहीं करता 100%, ठीक है। आसान नहीं होता ब्रीच करना, बट नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, कुछ भी किया जा सकता है जिसको नॉलेज है, ठीक है। तो गवर्नमेंट के पास एक पूरा डेडिकेटेड इस तरह की जो एथिकल हैकर्स होते हैं उनकी पूरी टीम होती है साइबर सिक्योरिटी के अंदर, जिनका काम है एथिक्स के बेसिस पर काम करना है कि भाई क्या सही है क्या गलत है। जो एथिकल हैकर होते हैं वही हैकर भी होते हैं, ठीक है। बस वो क्या है, वो एथिक्स के साथ काम करें। जो अनएथिकल होते हैं वो भाई सब सारे रूल तोड़ो, अपना जो मर्जी अपना काम बनना चाहिए भाड़ में, जैसे किसी का डेटा लॉस हो रहा डिलीट करो, जो मर्जी करो, सब पॉसिबल है। लेकिन कोई हमारे
सर्वर में एंट्री ना ले ले तो उसके लिए हमें बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती। कभी भी आपने देखा, नोटिस होगा, फ्लिपकार्ट कभी भी अपनी इमेज फ्लिपकार्ट से क्यों नहीं लेके आता, वो फ्लिक्स कार्ट से क्यों लेके आता है? लाने के लिए वो भी तो वैसे इमेज का एक फोल्डर बना के बाहर रख सकता है ना इमेजेस को, लेकिन उसका इमेज अलग सर्वर से आ रहा होता है। उसके दो रीज़न है, जो कि एक है सिक्योरिटी रीज़न, दूसरा है वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ करने का रीज़न। कि भाई अगर आपका ये मुझे पता चल गया कि डेटा रखा कहाँ है, तो मैं एसक्यूएल इंजेक्शन करके वहाँ जा सकता हूँ। और अगर मैंने एसक्यूएल इंजेक्शन कर दिया तो आपकी वेबसाइट जहाँ भी चल रही होगी दुनिया में, वो मैं हर जगह से बंद कर सकता हूँ, यहीं बैठे बैठे, चाहे वो किसी की भी साइट हो। अगर मुझे ये पता चल गया तुम्हारा एंट्री पॉइंट ये है, समझ गए ना, ये हैकर्स कर सकते हैं। तो 2 मिनट में आपकी वेबसाइट फ्रीज हो जाएगी, कहीं खुलेगी नहीं जब तक वो इंजेक्शन बंद नहीं करेगा। तो एसक्यूएल इंजेक्शन ना हो तो वो भी आप सिक्योरिटी सीखेंगे पीएचपी के अंदर कैसे रोकी जाती हैं सारी चीज़ें, ठीक है। देखो हम बहुत अभी क्या है, फ्रंट एंड डिज़ाइनिंग सीख के यहाँ तक पहुँचे हैं। तो फ्रंट एंड डिज़ाइनिंग में क्या होता है कि भाई आपको मैंने अगर एक फॉर्म दिया, भाई एक फॉर्म फिल कर दूँ, तो आप नेम में नेम डालोगे, ईमेल में ईमेल डालोगे। अब जो हैकर होता है वो क्या करता है, जहाँ पर मान लो कुछ डिस्क्राइब करना है, कमेंट फील्ड है, वो वहाँ पर सोचो कि कोई पीएचपी कोड लिख के, या फिर अगर वो उसके अंदर कोई जावास्क्रिप्ट का कोड लिख के सबमिट कर देगा, तुम हैक हो जाओगे फॉर्म से ही। तुम्हारा एचटीएमएल फॉर्म ही तुम्हें हैक कर देगा, समझ गए ना। तो जो सोचने वाले लोग होते हैं वो अलग तरीके से चलते हैं, उनके लिए कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं था। अब यूज़र ने अगर मुझे कुछ ऐसा स्क्रिप्ट भेज दिया तो मुझे वो रोकना आना चाहिए। अगर आपने सिक्योरिटी नहीं लगाई होगी, आपके साथ पहले ऐसा कभी नहीं होगा, तो आप तो सिंपल वाला रास्ता चूज़ करो ना, भाई ये लगाया, वैलिडेशन हो गया, काम करो। फिर वैलिडेशन का काम क्या है भाई, यही तो रोकना कि भाई इसके अंदर डेटा है, अगर खाली होगा तो डेटा ना आ जाए। अब यूज़र अगर तुम्हें स्क्रिप्ट लिख के भेजा तो तुमने स्क्रिप्ट ना आए, जावास्क्रिप्ट कोई भी फील्ड के अंदर, तुमने उसकी कोई वैलिडेशन तो लगाई नहीं है, तो स्क्रिप्ट सबमिट हो जाएगी तुम्हारे पास। और एक बार स्क्रिप्ट चली गई, उसके बाद फिर उसका गेम वहाँ से शुरू हो गया, क्योंकि उसने डेटा तुम्हारे बैकएंड में डाल दिया। अब एसक्यूएल में जब डेटा चला गया, अब वो अपने पास से कुछ भी कर सकता है, ठीक है। तो ऐसा कोई अनअप्रोप्रिएट डेटा ना जाए, तो आगे चल के हम लोग सीखेंगे फॉर्म के अंदर सिक्योरिटी, ठीक है। तो जब मैंने भी एक एचटीएमएल स्पेशल कैरेक्टर लगाया, ऐसी बहुत सारी चीज़ें आती हैं जिसके अंदर हम लोग स्ट्रिप स्लैशेस वगैरह ये सारी चीज़ें यूज़ करना सीखेंगे, जिससे ऐसी चीज़ें ना हो हमारे साथ। क्योंकि पीएचपी मार्केट में बदनाम हुआ था एक बार बहुत ज़्यादा, जब 4 और 5 इसका वर्जन चलता था कि पीएचपी इज़ नॉन सिक्योर लैंग्वेज। अब यार सीधी सी बात है, अगर कोई भी चीज़ मार्केट में जब आती है, वो धीरे धीरे तो अपने आप को अपग्रेड करती है। अब ऐसा नहीं कि पीएचपी ने फीचर पहले से नहीं दे रखा, दिया हुआ था सब कुछ, लेकिन लोग शॉर्टकट में चलते हैं ना, क्योंकि मेरा एक वेरिएबल डिफाइन करके फैच हो रहा है, काम हो गया। सिक्योरिटी आप लगा खुद ही नहीं रहे हो तो क्या होगा, आपकी वेबसाइट कोई भी हैक करेगी। जैसे बोलते हैं वर्डप्रेस हैक हो जाता है, वर्डप्रेस हैक क्यों होता है, लोग लिखते हैं एडमिन और यूज़र नेम उसका एडमिन और उसका पासवर्ड भी उसका एडमिन। अब सबसे पहले बंदा हैकर जो करता है एडमिन एडमिन ही ट्राई करता है, खुल गया तो बस उसके बल्ले बल्ले तुम्हारी पूरी वेबसाइट का जाके पासवर्ड वासवर्ड चेंज करेगा, अपने अंडर में ले लेगा, उसका तुमसे एक पैसे की डिमांड कर देगा। जैसे भी सबसे ज़्यादा जो हैकिंग अभी, जैसे अभी आपने देखा होगा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जो हैं उनका डेटाबेस हैक हुआ था, न्यूज़ आया था लास्ट ईयर। ये आपका सफदरजंग वगैरह, एम्स वगैरह सब हैक हो गए थे सारे डेटाबेस, और बड़े बड़े फेमस डॉक्टर रडार पर आ गए थे हिट लिस्ट के अंदर। तो पता चल जाता है, क्यों नहीं पता चलता है, पता चल गया, लेकिन क्या कर लोगे तुम। अब भाई जनरली जो हैकिंग अटैम्प्ट होती है, कभी कोई बंदा, सीधी सी बात है, कई बार क्या होता है कि मान लो कि आपके पड़ोस में कोई है, उसको आपसे कुछ खुंदस निकालनी है, तो वो क्या करेगा, खुद थोड़ी करेगा, वो किसी से करवाएगा वाया वाया, ताकि जल्दी से रूट ना मिले, ठीक है। जबकि करने वाला जब हमेशा जब भी कोई लॉस पहुंचाता है वो नज़दीक का ही बंदा होता है। तो इसी तरह से हैकिंग के अंदर जो है आपका बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं, मुझे नाम याद नहीं आ रहा अभी एग्जैक्ट क्या है, एक इट्स अर्जेंट प्लीज ऐड लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स एंड क्रिएटमेंट एसोसिएटेड। मुझे 2 मिनट दीजिएगा। वंदना मैम, मोहिंदर, भूमिका, दर्शना,
आप लोगों को मैंने क्रिएटिव माइंड के भेजा था, आप लोगों ने रजिस्टर किया उसको? कर दिया? चलो। इसको बंद करते हैं। तो हमने गेट मेथड के थ्रू फॉर्म से डेटा कैप्चर करना सीखा। इसमें कैसा होगा, व्हेन अ यूजर क्लिक द सबमिट बटन द फॉर्म डेटा इज सेंड टू ए पीएचपी फाइल स्पेसिफाइड इन द एक्शन एट्रीब्यूट्स ऑफ द फॉर्म टैग। सो फॉर्म टैग के अंदर यहाँ पर हम लोग अपना एक्शन डिफाइन रखते हैं, ठीक है। और मेथड अपना गेट, और गेट और पोस्ट आप अपर केस लोअर केस कैसे भी लिख सकते हो, इसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। कभी अगर आपको मेरा स्मॉल दिखाई दे तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, काम करेगा ये बढ़िया से। द फॉर्म फील्ड्स आर सेंड टू अ पीएचपी फाइल विद योर इनपुट एज क्वेरी स्ट्रिंग, ठीक है। जैसे हमारा जो भी फाइल का नेम होगा, जैसे कि गेट डॉट पी एच पी, नेम इक्वल टू जॉन एंड ईमेल इक्वल टू ये, ठीक है। तो जब आप यहाँ से ये सबमिट कर रहे हैं इस तरह से, तो आप ऊपर देख रहे होंगे यहाँ पर लिखा आ रहा है नेम क्या है आर्यन, ईमेल क्या है, तो वही डेटा में यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है इसके अंदर। तो यूआरएल से डेटा कैप्चर हो रहा है आपका इधर। काम दोनों का सेम है, गेट और पोस्ट का, बस पोस्ट जो होता है वो आपका एनकोडेड होता है, वो कभी भी आपको यूआरएल में रिवील नहीं करेगा। मान लो कि जैसे कोई ब्लॉगिंग बेस्ड वेबसाइट है जहाँ पर आप ढेर सारा डेटा लिख के सबमिट करके आते हो, तो गेट वो काम नहीं कर सकता, क्योंकि गेट लिमिटेड अमाउंट में डेटा सबमिट कर सकता है, जो कि एग्जैक्ट लेंथ है 2048 करेक्टर्स इंक्लूडिंग वाइट स्पेस, ठीक है। In the action file, we can use the $get variable to collect the value of the input fields. अगर आपने मेथड गेट लगाया तो गेट का यूज़ होगा, अगर पोस्ट लगाया तो पोस्ट का यूज़ करना है आपने। PHP कोड इनसाइड द गेट डॉट PHP पेज, जो कि हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। थिंक सिक्योरिटी व्हेन प्रोसेसिंग PHP forms. The example above does not contain any form validation. It just shows how you can send and retrieve form data. Proper validation of form data is important to protect your form from hackers और spammers, ठीक है। तो सिक्योरिटी की बात आ गई इसके अंदर, यानी कि अगर आप कोई फॉर्म वगैरह सबमिट कर रहे हैं तो उसके अंदर प्रॉपर एक वैलिडेशन होना चाहिए। क्योंकि अभी तो क्या, जस्ट अगर हम लोग कुछ भी नहीं लिखते तो भी ठीक है, आप ऐसे सबमिट करोगे तो यहाँ पर क्या लिखा है, गेट में नेम इक्वल टू ब्लैंक और ईमेल इक्वल टू ब्लैंक, तो हमें कुछ भी रिसीव नहीं हुआ। तो ये यूज़र को ना तो ये रोक रहा है कि भाई इसको रिक्वायर्ड है, ये आप इसमें कुछ डेटा एंटर करो। अगर वो डेटा एंटर कर रहा है तो उसमें सही डेटा डाल रहा है कि नहीं डाल रहा है, वो सारी चीज़ें चेक हो इसके अंदर, ये पार्ट। तो ये था आपका सुपर ग्लोबल्स। सुपर ग्लोबल्स के बाद हमारा पार्ट आता है रेगुलर एक्सप्रेशन। रेगुलर एक्सप्रेशन जो कि एक वेबसाइट की वैलिडेशन के लिए बहुत ज़रूरी होता है, और ये वाला जो रेगुलर एक्सप्रेशन है ये लिटिल बिट वैलिडेशन और क्या क्या रेगुलर एक्सप्रेशन वाले हो सकते हैं उसके रिगार्डिंग है। तो जैसे आपको याद होगा, हमने एक HTML फॉर्म पढ़ा था जब हम लोग स्टार्टिंग में कर रहे थे, तो फॉर्म के अंदर मैंने आपको एक सिखाया था पैटर्न, याद है। जैसे कि यूज़र उसमें टेल फील्ड के अंदर फ़ोन नंबर लिख सकता है, कितने कॉम्बिनेशन का बना सकता है, कितनी लेंथ हो सकती है, वो सारी चीज़ें। तो वो भी रेगुलर एक्सप्रेशन का एक पार्ट था। या यूज़र फर्स्ट नेम के अंदर A to Z कैपिटल लिख सकता है या A to Z स्मॉल में लिख सकता है, तो वो भी एक रेगुलर एक्सप्रेशन का ही पार्ट है हमारा। तो रेगुलर एक्सप्रेशन काफ़ी वाइड टॉपिक है, ज़रा इसको समझें किस तरह से रेगुलर एक्सप्रेशन हमारा काम करता है। इसमें कुछ छोटा तो नहीं है। कितनी फाइल्स हैं? 12 फाइल्स हैं, और हमारे इस एग्जांपल में 12 फाइल्स हैं, ठीक है। तो ये अपना लास्ट क्लास का था, इसको हम लोग अलग कर देंगे। और ये हमारा आज का है, इसको आज की डेट में डालिए यहाँ पर रिप्लेस। तो ये अपना आज का डेटा आ गया और ये अपना लास्ट क्लास का है।
चलिए, तो आज हमारा टॉपिक है रेगुलर एक्सप्रेशन। कॉपी पेस्ट, ओपन करेंगे फाइल, सेव, लाइव आइए। ट्वेल्व टू 1:30 जुलाई, और यहाँ से रेगुलर एक्सप्रेशन। चलिए, सो व्हाट इज अ रेगुलर एक्सप्रेशन। देखो, ECMA 6 जब हमारा इंट्रोड्यूस हुआ था तो उसी के अंदर आया रेगुलर एक्सप्रेशन, ठीक है। और ये दोनों ही लैंग्वेज में यूज़ होता है, आपका जावास्क्रिप्ट के अंदर भी और PHP के अंदर भी, ठीक है। रेगुलर एक्सप्रेशन इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर दैट फॉर्म्स a search pattern. When you search for data in a text, you can use this search pattern to describe what you are searching for. A regular expression can be a single character or a more complicated pattern. तो इसके अंदर आप बहुत सारे स्पेशल कैरेक्टर्स वगैरह का यूज़ कर लेते हैं, जिसकी हेल्प से आप बहुत बड़ा कोड लिखने से बच जाते हो और वन लाइन में आपकी क्वेरी कंप्लीट हो जाती है। कहाँ से बात कर रहे हैं? हाँ जी, बोलिए। So in PHP, regular expression are string composed of delimiters, a pattern and optional modifiers, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल के तौर पर हम यहाँ पर देख रहे हैं कुछ इस तरह से, तो ये जो फॉरवर्ड स्लैश आप देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड डेलीमीटर्स, ठीक है। सो इन द example above, forward slash is a delimiter, arena animation is the pattern that is being searched for, and I is the modifier that makes the search case sensitive, ठीक है। लाइक जिस केस में लिखा है वैसा ही आपका डेटा सर्च हो। द डेलीमीटर कैन बी एनी कैरेक्टर that is not a letter, backslash और space. The most common delimiter is the forward slash, जो कि हम लोग यहाँ देख रहे हैं अपने इसमें। But when your pattern contains forward slashes, it is convenient to choose other delimiters such as hash और tilt. Tilt आपके कीवर्ड में 1 जहाँ पर होता है उसके जो साथ में होता है, ठीक है, और हैश आपको पता ही है ना। सो रेगुलर एक्सप्रेशन के फंक्शंस क्या होते हैं? So PHP provide a variety of functions that allow you to use regular expression. The most common functions are PHP regular expression match, ठीक है, PHP regular expression match all, PHP regular expression replace. So ये क्या है, हमारे functions पहले से बने हुए हैं इसके अंदर। So P stand for PHP, reg stand for regular underscore match function. तो ये आपका P regular आपका शॉर्ट में यहाँ लिखा हुआ है। सो अगर आप इसको रन करते हैं तो ये आपको रिटर्न करता है 1 इफ़ द पैटर्न वॉज फाउंड इन द स्ट्रिंग एंड 0 इफ़ नॉट। अगर आप कोई पैटर्न सर्च करें, अगर वो मिल गया उसको तो 1 देगा वैल्यू, अदरवाइज 0 दे देगा हमें। मैच ऑल में अगर आप जाएंगे, इसके अंदर आपको रिटर्न द नंबर ऑफ टाइम्स द पैटर्न वॉज फाउंड इन द स्ट्रिंग विच में ऑल्सो बी 0। रिप्लेस रिटर्न्स अ न्यू स्ट्रिंग वेयर मैच पैटर्न हैव बीन रिप्लेस्ड विद अनदर स्ट्रिंग। तो जैसे यहाँ पर अरीना एनिमेशन लिखा, अगर हम चाहें कि वो अरीना मल्टीमीडिया हो जाए तो हम लोग यहाँ पर रिप्लेस का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले देखो मैच फंक्शन, द रेगुलर एक्सप्रेशन मैच फंक्शन विल टेल यू वेदर अ स्ट्रिंग मैच ऑफ अ पैटर्न। सो बैकएंड में आना पड़ेगा आपको, यहाँ पर इधर आके इसका ज़रा चेक करें। आप फाइल ओपन करेंगे, इसको करिए क्लोज, और रेगुलर एक्सप्रेशन किधर गया भाई, ये रहा, यहाँ। सो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, हमने एक एग्जांपल अपना सेट किया है रेगुलर एक्सप्रेशन मैच में। $x जिसने एक स्ट्रिंग वैल्यू कंटेन किया है विच इज़ अरीना एनिमेशन, ठीक है। पैटर्न हम लोग यहाँ पर 2 फॉरवर्ड स्लैश जिसको हम लोग बोलते हैं डेलीमीटर, हम लोग उसको चेक करें, और आई इज़ अ मॉडिफायर
जो कि केस सेंसिटिव को सर्च परफॉर्म करेगा। हम यहाँ पर लिख रहे हैं एको रेगुलर एक्सप्रेशन मैच पैटर्न एंड $x, तो इसका जो आपका आउटकम है वो क्या आ रहा है 1। क्यों? क्योंकि जो आपने यहाँ पर रिक्वेस्ट किया ये डेटा पैटर्न के अंदर और जो डेटा आपका यहाँ रखा है दोनों परफेक्टली मैच कर रहे हैं। अगर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एनिमेशंस, ठीक है, तो अब इसका जो आउटपुट है वो डिफरेंट हो जाना चाहिए। चेक करके देखेंगे यहाँ पर क्या रिटर्न आ रहा है हमें, यानी कि मैच होगा तो 1 और मिसमैच होगा तो 0, ठीक है। नेक्स्ट है यूजिंग रेगुलर एक्सप्रेशन मैच ऑल। तो पहले जरा इसका पढ़े। दिस फंक्शन विल टेल यू हाउ मैनी मैचेस वर फाउंड फॉर अ पैटर्न इन अ स्ट्रिंग। तो मान लो कि अगर हम लोग जैसे अरीना का यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर और अरीना एनिमेशन जो है वो मल्टीपल टाइम यहाँ पर यूज़ हुआ है जैसे इस तरह से, तो यानी कि जब आप यहाँ पर चेक कर रहे हैं जैसे कि ANI, तो ANI देख सकते हैं 1 2 3 4 टाइम्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर हम फिर से आई मॉडिफायर का यूज़ कर रहे हैं इनसेंसिटिव के लिए। यहाँ पर आप जाएँ और इसको चेक कराइए तो आपको कितनी बार दिखाई दिया इसका रिपीटेशन, 4 टाइम। चेक करके देखिए यहाँ पर कितना है 4 टाइम। ये हो गया मैच ऑल, यानी कि ये ढूंढ के निकालेगा कितनी बार आपका मैचिंग काम कर रहा है। तो अब आपने एक छोटी सी चीज़ देखी होगी, जब आप कंट्रोल F अटेम्प्ट करते हो ना कभी सर्च करने के लिए, MS वर्ड में करो किसी में भी करो, तो जब आप कुछ कीवर्ड डालते हो तो वो दिखा देता है भाई कितनी जगह पर उसकी रिपीटेशन हो रखी है, ठीक है। तो वो यही चीज़ है, ठीक है। बस वहाँ पर क्या है हमें पता नहीं चलता, बस हम लोग कीवर्ड डालते हैं वो दिखा देता है 1 2 3 4 कितनी जगह पर वो रिपीटेशन चल रहा है अपना। तो हम अपना कस्टम बनाना चाहें तो इसके अंदर बना सकते हैं PHP के अंदर ऐसा कुछ। फिर आता है रिप्लेस। रिप्लेस के अंदर हमने क्या देखा यहाँ पर कि भाई अरीना एनिमेशन मल्टीपल टाइम्स यहाँ लिखा हुआ है, तो हमने क्या ढूंढा ओनली एनिमेशन। हम उसको कह रहे हैं कि भाई एनिमेशन को जो है रिप्लेस करो, उसको क्या बना दो मल्टीमीडिया, ठीक है। अब जब आप यहाँ इसको जाके चेक करने जाओगे तो क्या लिखा रहा है अरीना मल्टीमीडिया अरीना मल्टीमीडिया अरीना मल्टीमीडिया, इस तरह से। ये कहाँ काम करता है, फाइंड एंड रिप्लेस, ठीक है, जो आप सॉफ्टवेयर पे ट्राई करते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें एक है हमारा मेन जिसके द्वारा स्ट्रिंग स्टोर है, दूसरा है हमारा पैटर्न वेरिएबल। और जब भी आप अपना कोई पैटर्न यहाँ पर ट्राई करेंगे ध्यान रखना है वो वर्ड प्रॉपर मैच होना चाहिए। उसके बाद आप यहाँ से अपना जिससे रिप्लेस करना चाह रहे हैं वो पार्ट और अपना ओरिजिनल वेरिएबल। तो ये क्या करेगा, पैटर्न को ढूंढेगा, उसको रिप्लेस करेगा किसके अंदर, एक्स के अंदर, जहाँ पर हमारा अरीना एनिमेशन लिखा हुआ है, इस तरह से। अब रेगुलर एक्सप्रेशन में मॉडिफायर्स देखते हैं। मॉडिफायर्स कौन कौन से होते हैं। अभी तक हमने किसका यूज़ देखा, सिर्फ आई का, ठीक है। सो आई परफॉर्म अ केस इनसेंसिटिव, यानी कि ये सेंसिटिव नहीं है, आपका अपर केस होगा लोअर केस होगा, ये मैच ढूंढ के निकाल के ले आएगा उसके अंदर से। एम परफॉर्म्स अ मल्टी लाइन सर्च, हो सकता है कि आपका कोई वेरिएबल जिसके अंदर मल्टी लाइन डेटा अवेलेबल है, पैराग्राफ सम सॉर्ट ऑफ, ऐसा समझो। सो पैटर्न्स दैट सर्च फॉर अ मैच एट द बिगनिंग और एंड ऑफ अ स्ट्रिंग विल नाउ मैच द बिगनिंग और एंड ऑफ ईच लाइन, ठीक है, कि भाई कहीं पर आपका मल्टी लाइन में जो हमने रिक्वेस्ट किया वो मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। थर्ड आता है यू मॉडिफायर, इनेबल्स करेक्ट मैचिंग ऑफ UTF-8 एनकोडेड स्ट्रिंग और पैटर्न्स। तो हम लोग जितना भी कोड करते आ रहे हैं जब डे 1 से लेकर जब से हमारा HTML स्टार्ट हुआ UTF-8 में ही चल रहा है। या फिर जब आप VS कोड में कोई फाइल बनाते हो तो लिखा था ना एनकोडिंग करेक्टर सेट इज UTF-8। जैसे कि हम लोग यहाँ भी आए टॉप में अगर आप जाके देखेंगे तो क्या लिखा है UTF-8। नीचे आ जाइए, मॉडिफायर्स की बात करते हैं। तो यहाँ पर हमने इन सभी के लिए एक फाइल बना के यहाँ पर रखा हुआ है। तो जैसे कि अगर आप देखें परफॉर्म ए केस इनसेंसिटिव सर्च, तो हमने ऊपर ऑलरेडी वैसे ट्राई किया। तो यहाँ पर क्या है फाइल का नेम, रेगुलर एक्सप्रेशन _i.php। तो i.php के अंदर आप यहाँ पर देखेंगे कि भाई हम यहाँ पर एक सर्च जो है अपनी परफॉर्म करें, रेगुलर एक्सप्रेशन मॉडिफायर इज आई। तो फाइल को ज़रा ओपन कर लें यहाँ से क्लिक करके इस तरह से। तो हाउ मेनी ऑकरेंस ऑफ द लेटर ए इज इन द टेक्स्ट अरीना एनिमेशन। तो आप यहाँ पर देखेंगे एक ही जो यहाँ पर विजिबिलिटी है वो आप यहाँ पर देखेंगे 4 टाइम हमें देखने को मिला, जैसे कि फर्स्ट ए, अगेन 2 3 एंड 4। तो 1 2 3 एंड 4। तो वहाँ पर हम लोगों ने पहले प्रॉपर वर्ड के अंदर ढूंढ के निकाला। यहाँ पर हम लोगों ने सिर्फ सर्च किया है इसके अंदर ए को,
ठीक है। और यहाँ से हमने जब इसको रिक्वेस्ट को रन किया तो हमें इसका आउटपुट मिल गया 4 टाइम ये यूज़ हुआ है। नेक्स्ट द मैचेस वर फाउंड हेयर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जाके क्या लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं यहाँ पर रेगुलर एक्सप्रेशन में रिप्लेस। रिप्लेस में हमने यहाँ पर क्या बोला कि भाई जितने भी मैच मिले हैं उनको हैश के साथ रिप्लेस कर दो। अब जैसे आप देखते हो कि कई बार जब आप कोई क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड नंबर कहीं पर एंटर करते हो तो लास्ट के 4 दिखते हैं, स्टार्टिंग के सब स्टार हो जाते हैं, ऐसे होता है ना। ऐसा अगर आपको कुछ करना हो तो ये भी आपका इसी से ही पॉसिबल होता है कि यूज़र ने जो लिखा वो यूज़र को पता हो, दूसरे बंदे को ना पता हो जो साथ में बैठा हुआ है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। जैसे मान लो मैं हैश की जगह पर क्या लगा देता हूँ, स्टार लगा देता हूँ। जहाँ पर भी मेरा कॉम्बिनेशन में ए मैच होगा वो सब किससे बदल गया, तो मेरी चॉइस है ना मुझे क्या डालना है, कैरेक्टर सिंबल वहाँ पर। तो हमने यहाँ पर ढूंढा कितनी जगह पर है, 4 टाइम विजिबल हुआ, जितनी भी बार मिला उस जगह को हैश के साथ रिप्लेस कर दो जहाँ पर कॉम्बिनेशन आपका मैच हुआ है। ईच मैच वॉज रिप्लेस्ड बाय अ हैश कैरेक्टर। दूसरा एग्जाम्पल जो कि है आपका मल्टी लाइन के लिए, ओपन करेंगे मल्टी लाइन, ठीक है। हाउ मेनी टाइम्स डज द फ्रेज यू occur at the beginning of a line in the text, you are better than you think, for example। तो अगर आप यहाँ पर जाके इसको फाइंड करते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन एम में, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं, इसको सर्च कर रहे हैं यू, तो आपको इसके आगे क्या लगाना है, कैरेट सिंबल, ठीक है। तो इसको कैरेट बोलते हैं, ध्यान रखना, और ये 6 के ऊपर आता है, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ से शिफ्ट के साथ 6 प्रेस करेंगे तो कैरेट का सिंबल आएगा। तो हमने यहाँ पर इसको अप्लाई करना है और हमने यहाँ से क्या कमिट किया, मॉडिफायर एम। अब यहाँ से जब आप मैच करेंगे तो आपको 2 टाइम इसमें यू दिखाई दे रहे हैं इस तरह से। यहाँ पर हमने एक यूज़ किया /n /n का हम लोग यूज़ करते हैं, जावास्क्रिप्ट में पढ़ाया था न्यू लाइन के लिए। मान लो जैसे कि आपने कोई अलर्ट बनाया पॉपअप, और जब हम लोग अलर्ट में डॉक्यूमेंट टाइप तो क्या होता है, BR लिख लेते हैं तो ब्रेक हो जाता है अगर मल्टी लाइन कुछ होता है, लेकिन अलर्ट में तो ब्रेक नहीं चलता ना, क्योंकि वो विंडो ऑब्जेक्ट का पार्ट है और डोम पर चलता है HTML वाला पार्ट। तो बोम पर चलाने के लिए, विंडो पर चलाने के लिए आपको /n का यूज़ करना पड़ता है। तो यहाँ पर हमने इसको इस तरह से डिफाइन किया। अब ये हमने मैच निकाले कि 2 टाइम्स इसको यहाँ पर यू दिखाई दे रहा है, और जो मैचेस हैं हम उसको किससे रिप्लेस करेंगे, हैश के साथ। तो जब आपका फाइनल आउटपुट आया तो यहाँ पे क्या लिखा रहा है, यू आर बेटर देन यू थिंक, ठीक है। तो जब हमने इसको प्रिंट किया तो हमारा /n वर्क कर रहा है अलग अलग लाइन में लाने के लिए। नहीं लगाएंगे तो एक ही लाइन में आएगा। तो मल्टी लाइन बनाने के लिए, क्योंकि सिंगल लाइन था तो मैंने /n लगाया था इसमें, ठीक है। नेक्स्ट आपको इसमें मिलता है यू, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा जितना भी कोड चलता है वो यूनिकोड UTF-8 रहता है हमारा, तो इसलिए हमें इसको डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रेगुलर एक्सप्रेशन के अंदर पैटर्न्स। तो ABC का मतलब हमें समझ में आ रहा है कि इसमें सब कुछ हो जाएगा, फाइंड वन और मैनी ऑफ द कैरेक्टर्स इनसाइड द ब्रैकेट, ठीक है। तो इसका एग्जांपल यहाँ पर ओपन करेंगे, फाइल का नेम है रेगुलर एक्सप्रेशन अंडरस्कोर ABC, यहाँ ये। तो यहाँ पर आप देखें क्या है हमारा टेक्स्ट वेरिएबल के अंदर arenaanimationindia.com। हम यहाँ पर ढूंढ रहे हैं कोको, C और O। तो यहाँ पर आप देखोगे C और O की जो रिपीटेशन है वो 3 टाइम हुई है यहाँ पर, ठीक है। कैसे, चलो ज़रा ढूंढो C। यहाँ पर हम लोग सेलेक्ट करते हैं तो पूरा इसमें एक बार आया, लेकिन एनिमेशन और कॉम के बाद यहाँ पर देखें 2 जगह पर आया है। तो टोटल काउंट कितना निकल गया, 3। तो द मैचेस वर फाउंड हेयर, आप देख सकते हैं एनिमेशन के अंदर यहाँ पर आपको O मिला, और C और O यहाँ पर आपका मैच हो रहा है इसके अंदर। तो मतलब समझ में आया इसका कि अगर मैं लिखता हूँ ABC तो ये ABC को ढूंढेगा, ठीक है। और अगर आप जो भी लेटर का नेम यहाँ पर बताओगे, जैसे अगर मैं यहाँ पर I लिख देता हूँ साथ में तो I को भी ढूंढेगा। फिर I जैसे आप देखोगे एनिमेशन में 2 बार, इंडिया में 2 बार। तो जरा ट्राई करके देखो CO और I, चेक करिए और रिफ्रेश करिए अपनी फाइल को, क्या दिखाई देता है, 7 टाइम्स। तो 7 टाइम्स का मतलब ये हुआ कि 7 प्लेसेस पर आपके ये जो आपने मैचिंग डाली है वो मैच हो रही है। तो ये इसका काम होता है बेसिकली। फिर क्या है, कैरेट ABC, फाइंड एनी कैरेक्टर नॉट बिटवीन द ब्रैकेट। तो कैरेट का सिंबल
ए बी सी को छोड़ दो, बाकी सब ढूंढ लो कौन कौन से हैं। तो एग्जाम्पल यहाँ पर आप देखोगे इसने ए बी सी को छोड़ा और बाकी सब ढूंढ के निकाल लिया इसके अंदर से। ठीक है, तो हमारा जैसे क्या है, हाउ मैनी लेटर्स इन दी टेक्स्ट वेलकम आर नॉट ई और ओ। ई और ओ को हम लोग उसमें स्किप कर रहे हैं। तो फाइल का नेम है हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन ए बी सी अंडरस्कोर नॉट। तो ए बी सी अंडरस्कोर नॉट आपको मिलेगा यहाँ पर। तो हमने ई और ओ यहाँ पर फाइंड मेंशन किया है। तो वेलकम के अंदर उसने ई और ओ को स्किप किया, बाकी डब्ल्यू एल सी एम ई सबको उसने हैशिंग में रिप्लेस कर दिया इस तरह से। तो 4 कैरेक्टर्स को ऐसे मिले हैं जहाँ पर ई और ओ के अलावा कुछ और लिखा हुआ है। ठीक है, फिर क्या है ए टू जी, यानी कि फाइंड एनी कैरेक्टर अल्फाबेटिकली बिटवीन 2 ब्रैकेट्स। तो यहाँ पर रेंज आ गया ए टू जी, यानी कि सब ढूंढेगा उसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ जाइए, हाउ मेनी लेटर्स इन द टेक्स्ट वेलकम आर अल्फाबेटिकली बिटवीन ई एंड ओ। ठीक है, तो यहाँ पर इसको कितने मिले टोटल 5। जैसे आप देखोगे यहाँ पर डब्ल्यू ई एल ओ एम ई, तो यानी ई और ओ के बीच में कौन कौन से लेटर्स आपके आ रहे हैं वो सारे उसने ढूंढ के निकाल दिया आपको इसके अंदर। तो दिस इज अ मॉडिफायर ई और ओ। नेक्स्ट क्लास में बाकी की चीज़ हम लोग देखेंगे इसको।